नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों की शुरुआत तो ठीक ठाक हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से उम्मीद के मुताबिक बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो इस समय बाजार के जानकार ज़्यादातर सभी मान रहे हैं कि ये मार्केट थोड़ी बहुत सेल ऑन राइज की ही रणनीति आपको लेकर चलनी होगी और शायद यहाँ पर हायर लेवल से थोड़ी बहुत बिकवाली मार्केट्स में कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़े। पहले इंडिसेस आपकी स्क्रीन पर, जो कि सेंसेक्स करीब फ्लैट टू नेगेटिव, निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव, निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव, मिड कैप 1/4% ऊपर, स्मॉल कैप करीब फ्लैट टू नेगेटिव, एडवांस डिक्लाइन 1100 शेयर तेजी में और करीब 1400 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब 2 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो बाजारों में है तो वीकनेस, अब वो वीकनेस कितने हद तक प्रिवेल करती है वो डिपेंड करता है, लेकिन ना कोई बहुत इंटेंस सेलिंग है, ना बहुत कोई इंटेंस बाइंग है। बस मोर लेस कह लीजिए कि सेल ऑन राइज हो रहा है। जो भी तेजी आ रही है उसमें मार्केट्स बिकवाली देख रहा है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ लवलेश सर मौजूद रहेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। लवलेश सर से बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी और साथ ही साथ बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल पिक्स पर भी। तो लवलेश सर, पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर ही आपका व्यू, क्योंकि बाजार है तो फ्लैट लेकिन तेजी को जरूर बिकवाली दिखा रहा है। मतलब हर तेजी में मार्केट ऊपर से टूट रहा है। आप क्या रीड कर रहे हो, क्या किया जाए बाजार में? जी डेफिनेटली सुमित जी, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। और पहली बात, जैसे आपने बोली कि मार्केट में साइडवेज एक्शन है, बिकवाली हो रही है ऊपर। जब भी मार्केट रिट्रेस करता है, हमने लास्ट टाइम जब बात करी थी तब निफ्टी को हमने डिस्कस करा था। निफ्टी में हमने देखा था कि 25,200 एक ऐसा अहम रेजिस्टेंस है जो मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेड या डिफ्यूजन इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा कि अगर जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो उसके इंटरनल्स भी देखते हैं। तो आप देखिए, निफ्टी 50, निफ्टी 500 अगर बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो अगर हम देखें तो सिर्फ 70% स्टॉक निफ्टी 500 में वो अपने 20 DMA के नीचे है। सेम वे अगर हम 50 मतलब 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कितने स्टॉक्स है, तो वो भी लगभग रीडिंग मोर देन 65%। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में, मार्केट की जो ब्रेड्थ है वो वीक है। और जब मार्केट के इंटरनल से इतने वीक होते हैं तो जब भी हम तेजी देखते हैं वो आप बोल सकते हैं इंडेक्स में देखें, और ओवरऑल मार्केट की ब्रेड्थ थोड़ी सी अभी मैं यहाँ पर यही बोलूंगा वीक है। मुझे लगता है मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है। 24,600, 24,500 एक ऐसा जोन है जिस पर ओआई के हिसाब से हमने बहुत कंसंट्रेशन देखा है। अगर ये जोन टूटता है तो 24,400 एक इनिशियल सपोर्ट बन सकता है मार्केट का, वहां से हमको थोड़ी सी बाइंग बैक दिख सकती है। पर फिलहाल मैं बेयरिश व्यू रखूंगा। मुझे लगता है मार्केट और नीचे 24,400, 24,450 तक के जा सकता है। वहां पर हम फिर से निफ्टी को स्टडी करें। आपका कंफर्टेबल बाइंग जोन क्या होगा? क्या आपको लगता है हाँ मैं यहाँ पर लॉन्ग जा सकता हूँ? देखिए, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से वर्स्ट डेज में मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर पिछले कुछ दिनों में हमने जो 5 से 6 दिन कंजिक्यूटिवली गिरावट देखी, मुझे लगता है कि अगर काफी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 24,400 प्लस माइनस 50 पॉइंट आप पकड़ लीजिए। वहां पर मार्केट को एक थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि काफी अच्छा स्तर है। मार्केट ने ऑलमोस्ट जून से वो स्तर को रिस्पेक्ट करा है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग या एक तरह से बाइंग आए तो वो 24,400 के आसपास मुझे लगता है बनेगी। और निफ्टी बैंक? ये निफ्टी बैंक हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, काफी अच्छा इसका परफॉर्मेंस था। पर एक तरह से हमने लास्ट के 3 हफ्ते से हमने जो गिरावट देखी है निफ्टी 500 पर, बैंक में हमको काफी कुछ ये बोल सकते हैं कि सिलेक्ट स्टॉक कर रहे हैं। मुझे लगता है निफ्टी बैंक में 53,800 से 53,900 ये ऐसा स्तर है जहां पर एक उसको रिलीफ मिलना चाहिए, जहां पर थोड़ी बहुत ये जो बिकवाली हो रही है, थोड़ी बहुत बिकवाली कम होगी। मुझे लगता है कि वहां पर हमको बैंक निफ्टी में एक फ्रेश बाइंग पर्सपेक्टिव मिल सकता है 53,800 के। तो आपको एक राय निफ्टी बैंक को लेकर दी गई है। जरा आप एक बार निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी स्क्रीन पर आते हुए देखेंगे, कहां से आज खरीदारी हो रही है, कहां पर आज बिकवाली हो रही है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज इंडसइंड बैंक थोड़ी बहुत खरीदारी दिखा रहा है। इटर्नल, टाइटन, बीईएल यहाँ पर भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज निफ्टी में बिकवाली जहां पर है उसमें मारुति है, एक्सिस बैंक, मारुति इनफैक्ट प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में, एल&टी प्रॉफिट टेकिंग में, टाटा कंज्यूमर और एक्सिस बैंक यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है।
मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज पेट्रोनेट एलएनजी, एचपीसीएल, बंधन बैंक, हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर बिकवाली वाली साइड की बात की जाए तो आज बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी कोचिन शिपयार्ड में, डिक्सन टेक में, एम&एम फाइनेंशियल में, माझगांव डॉक में, जहाँ पर बिकवाली का दौर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहाँ पर खरीदारी है उसमें हिंदुस्तान कॉपर है, न्यूलैंड लैब है, अनंतराज है, आईआईएफएल है, जहाँ पर आज खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो आज थोड़ी बहुत बिकवाली स्मॉल कैप में जहाँ देखने को मिल रही है उसमें सेलेक्टिव स्टॉक्स जैसे गार्डन रीच हुआ, गॉडफ्रे फिलिप्स हुआ, जेन टेक्नोलॉजीज हुआ, डॉक्टर लाल पैथलैब हुआ, जहां पर बिकवाली आपको देखने को मिल रही है। लवलेश सर, जरा इंडसइंड बैंक को देखना, निफ्टी से बाहर जा रहा है, अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है इंडसइंड बैंक में देखिए बहुत सारी खबरें जो आ रही हैं वो ऑलरेडी उससे तो जूझ ही रहा है, और मुझे लगता है अभी इसमें और थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन चलता रहेगा। रेंज में है इसमें, एक तरह से देखिए पहले ही मार्केट बेयरिश है, उसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें भी ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी बीटन डाउन है ड्यू टू इवेंट्स, ड्यू टू न्यूज, उसमें एकदम रुझान मुझे नहीं लगता। हाँ, जब ओवरसोल्ड हुआ था ये वापस से 640 650 के स्तर पे आया था, तब इसमें एकदम से तेजी बनी थी, तब ये सस्ता हुआ था। पर मुझे लगता है अभी भी इसमें एक साइडवेज जोन से बेयरिश सेंटिमेंट बना रहेगा। 660 650 ही ऐसे स्तर है जहां से पिछली बार अच्छी बाइंग दिखी थी। मेरे ख्याल से वो एक बार स्तर आएंगे तो हम फिर से इसको स्टडी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है अभी इसको अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। तो अभी तो अवॉइड ही करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इंडसइंड बैंक के रेफरेंस में। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी लवलेश सर से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9311121874 पर। इसके अलावा money9query@tv9.com, इस पर भी आप मेल कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप कमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। और साथ ही साथ आप मेंबरशिप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और 3 तरह की मेंबरशिप आपकी स्क्रीन पर है। कोई भी जानकार किसी भी शो में आप जुड़िए और सीधे सीधे सवाल पूछिए। सबसे पहला सवाल हमारे साथ सौरभ गोयल साहब का है, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि एक लार्ज कैप बैंक खरीदना चाहते हैं 1.5 से 2 साल के पर्सपेक्टिव से। तो लवलेश सर, पहले तो पीएसयू की प्राइवेट, दूसरा पीएसयू में क्या एसबीआई, और प्राइवेट में क्या आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, कोटक, कहाँ जाएं? हाँ, देखिए ये एक कोई सा लार्ज कैप की बात कर रही है इन्होंने, पर जहाँ तक मैं इनको एक सिंपल सी सलाह दूं तो आप एचडीएफसी बैंक में जा सकते हैं। लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक कुछ आप बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन में रहा है। पिछले अगर आप 2020 के बाद जो क्रैश आया था उसके बाद रैली आई थी, देखिए आप एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग करा था। पर मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में लास्ट ईयर जो एक तेजी बनी थी, अप्रैल से हमने इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखी थी। अभी कंसोलिडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट साइडवेज है। मुझे लगता है पर एचडीएफसी बैंक 920 से 900 के आसपास काफी अट्रैक्टिव बन जाता है, क्योंकि इसका अपवर्ड ट्रेंड शिफ्ट हुआ है ऑन द हायर साइड। कंसोलिडेशन का एक 4 साल की ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है कि जब मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट बनेगा, एचडीएफसी बैंक लीड करना चाहिए। पीएसयू बैंक में ऑब्वियसली एसबीआईएन सबसे एक बाय डिफॉल्ट टॉपिक बन जाती है। अगर प्राइवेट में बात करूँ तो एचडीएफसी की सलाह दूंगा। एएसयू में अगर बात करूं तो एसबीआई बाय डिफॉल्ट पिक बन जाती है। इसने भी एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा है पिछले 1.5 से 2 साल में। अभी इसमें फ्रेश ब्रेकआउट है, स्टॉक 850 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आपको बड़ा अमाउंट करना है तो दोनों में आप 50-50 करेंगे तो बेटर भी हो सकता है। मेरे ख्याल से एसबीआई बहुत अच्छी एक चॉइस है अगर आप पीएसयू में निवेश करना चाहते हैं। 820 835 के आसपास जो ब्रेकआउट आया है, तो आप देखिए मार्केट में जो एक गिरावट आई है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ी बहुत साइडवेज मोमेंटम रहा है, पर एसबीआई ने अपने निचले स्तर होल्ड करे हैं और आज भी उसमें अच्छी खासी तेजी दिखी जा रही है। तो अगर सिर्फ पीएसयू में कोई करना चाहता है तो एसबीआई, प्राइवेट में एचडीएफसी बैंक, दोनों में आधा आधा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको अगर देखना है तो आप प्राइवेट में एचडीएफसी बैंक और पीएसयू में अगर आप जाना चाहते हैं तो एसबीआई, इन दो विकल्प के ऊपर आप पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा राजू तिवारी साहब का सवाल आया है कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एनएसीएल, इन दोनों में लंबी अवधि के लिए पैसा डालना चाहते हैं, क्या डालना चाहिए या नहीं? ये मैं एक्शन कंस्ट्रक्शन को कवर करता हूँ। यहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन एक साइडवेज ट्रेंड में रहा है। तो ऑलमोस्ट एक 30-40 रुपए का स्टॉक पिछले 4 साल में आप देखिए 4 डिजिट में ट्रेड कर रहा है, तो स्टुपेंडस रिटर्न्स तो है।
वो अभी कंटिन्यू करेगा मेरे ख्याल से। स्टॉक में एक जो कंसोलिडेशन चल रहा है, स्टॉक साइडवेज है, बेयरिश नहीं है। और ये कंसोलिडेशन जो है वो पार्ट एंड पार्सल है। अच्छी खासी रैली के बाद ये मेरे ख्याल से बनता भी है कि स्टॉक में कंसोलिडेशन। तो इन दोनों में से अगर मैं सलाह दूं तो एक्शन कंस्ट्रक्शन आप लीजिए। स्टॉक में यहाँ से और एक 10% की गिरावट आए, मेरे ख्याल से 950 से 920 के ऐसे स्तर है जहां से हमको अच्छी खासी इसमें तेजी देखने को मिली है। तो मैं एक्शन कंस्ट्रक्शन में 950 के नीचे को निवेश करने की सलाह दूंगा। 950 के नीचे आपको निवेश करके जाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। वैसे भी ये वो जोन है जहाँ पे प्रमोटर काफ़ी हद तक एक्टिव होते हुए दिखाई पड़े हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन में। आकांक्ष महाजन साहब हमारे मेंबर भी हैं और इनका एक सवाल आया है वेदांता को लेकर। 421 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है और अगले 6 महीने का नजरिया ये पूछ रहे हैं। आप क्या राय रखते हो उसमें? देखिए, प्रॉफिट में तो है, अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। वेदांता के साथ एक स्तर है जो इसको बार बार तकलीफ दे रहा है जो 2025 में, और वो है 470। जब ये 470 के आसपास जाता है, इस स्टॉक में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली बोले तो शायद वो वैल्यूएशन के हिसाब से वहां पर महंगा हो सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है 470 के एक बार अगर वेदांता तोड़ता है, ऊपर में इसमें और स्तर 510 से 516 तक के देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छा कंसोलिडेशन है। 2024 से स्टॉक साइडवेज है। जिस तरह से मार्केट का सेंटिमेंट है, मुझे तो नहीं लगता फिलहाल में एक ब्रेकआउट होगा। पर अगर आपके ऊपर 470 के ऊपर दिखे तो डेफिनेटली सी बाय है कि खरीदी। 420 421 की है, प्रॉफिट में है। यहाँ पर आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा 445 का, उसको जरूर लगाइए। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया गया है 445 का, उसको आप ट्रेल करते रहिए और उसके हिसाब से पोजीशंस को होल्ड करिएगा। आशीष जी एक और मेंबर है हमारे, इनका सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे और आरबीएल बैंक पे। सर ये दोनों ही मतलब बजाज हाउसिंग आईपीओ के बाद चला, उसके बाद ठंडा हो गया और तब से ठंडा ही है, और साथ साथ आरबीएल बैंक, क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, आरबीएल बैंक एक तरह से ऐसा स्टॉक है जिसने अभी मार्केट जब साइडवेज हुआ उसमें काफी अच्छा एक बॉटम फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट भी दिया है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक आज भी अपने उच्च स्तर पर, और ये उच्च स्तर उसने मेरे ख्याल से 2024 से नहीं देखा, 2024 का उच्च स्तर वो टच कर रहा है बियरिश मार्केट सेंटिमेंट में। तो ये तो दर्शाता है कि स्टॉक में मोमेंटम है और स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल से आरबीएल बैंक ऊपर 294 से 295 के स्तर छू सकता है। एक बार वो लेवल टूटता है फिर हम इसको वापस से स्टडी कर सकते हैं। पर 295 से 300 का जोन है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो और उसमें एक 10 से 12% की तेजी देखने को मिल सकती है। तो आरबीएल बैंक में मैं बुलिश हूँ। दूसरा, आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का बोला। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी बेस फॉर्मेशन कर रहा है, स्टॉक साइडवेज है। आईपीओ के बाद चला नहीं, एकदम इसमें गिरावट आई है। ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट काफी अच्छा था आईपीओ का, इसमें काफी लोगों ने निवेश भी करा है। पर मुझे लगता है ये अभी भी 100 102 से लेके 120 125 तक की जो रेंज है वो कंटिन्यू करेगा, साइडवेज है। तो अगर इन दोनों में से चूज करूँ तो आरबीएल बैंक बेटर बेटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। आपको आने वाले 3 से 4 हफ्ते में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा आरबीएल बैंक। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मैं फिलहाल साइडवेज, या आपको बोलूंगा कि अगर आपका निवेश है तो होल्ड करिए। 102 रुपए का स्टॉप लॉस करें। ओके, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर एक राय आपको दी गई है और साथ साथ आरबीएल बैंक के संदर्भ में भी एक राय आपके सामने रखी गई है। मिर्जा यामिन अहमद साहब सऊदी अरेबिया से आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि मैक्स हेल्थ केयर इनको लेना है। अगर ये इसमें 100 रुपये निवेश करते हैं तो कितना अभी करें और कितना बाद में करें, और ये 3 से 5 साल के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं? नहीं, अच्छा है। अगर देखिए, निवेश करना है, 3 से 5 साल का व्यू है, डेफिनेटली अच्छा एक स्टॉक है और रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं। मुझे लगता है फिलहाल स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है। अगर आपको अमूमन 100 इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको सलाह दूंगा, आपको 20-20 की 5 ट्रांच में कर सकते हैं। नीचे में 1040 से 1050 के ऐसे स्तर है जो अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक ट्रेंड में है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। अगर ये हायर लो अगला बनाएगा तो वो 1050 से 1060। तो आप इसको स्कैटर्ड अप्रोच में कर सकते हैं। आप इसको जब भी स्टॉक थोड़ा बहुत आपको गिरता हुआ दिखे, आप 20-20 रुपए डालिए और उसको अक्यूमुलेट करिए नीचे 1050 तक के। मेरे ख्याल से वो सही रणनीति रहेगी। और लंबा नजरिया है तो मुझे मुझे नहीं लगता आपको इसमें इतनी कुछ तकलीफ आएगी होल्ड करने में। ओके, एक सवाल आया है राहुल ललवानी साहब का, ये पूछ रहे हैं कि गुड लक इंडिया 1 साल के लिए ये नज़रिया पूछ रहे हैं। ये होल्ड पिछले 5 साल से कर रहे हैं लेकिन अभी 1 साल का नज़रिया रखते हैं आगे, क्या करना चाहिए इसमें? ये 5 साल से होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छा रिटर्न्स है।
अभी इसमें एक पैटर्न बता दूं तो एक आप बोल सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। स्टॉक में 1300 का एक रेजिस्टेंस है, बट जिस तरह से स्टॉक में वॉल्यूम और मोमेंटम है, मुझे लगता है अच्छा ब्रेकआउट होगा। अगर होल्ड करे तो होल्ड करे। अगर फ्रेश बाइंग करनी है किसी को भी तो 1300 के ऊपर स्टॉक जब भी क्लोज हो, डेफिनेटली इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। मुझे लगता है उसके बाद इस स्टॉक में और 15 से 17% की तेजी देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय अबाउ 1300। 1300 के ऊपर बहुत अच्छा है। और अगर ऑलरेडी आपके पास है तो होल्ड करिए, आने वाले कुछ सालों के लिए मेरे ख्याल से अच्छी वेल्थ क्रिएट कर रहा है। ओके। नितेश सारंगी साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास ट्रांसलेल लाइटिंग के शेयर हैं 785 रुपये के दाम पे, और टाटा टेक 720 रुपये के दाम पे। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें लॉस बुक करें? सुमित जी, पहला स्टॉक कौन सा बोला था? ट्रांसरेल लाइटिंग। इसमें इनकी खरीदी कितने पे? इन्होंने ट्रांसरेल में खरीदारी कर रखी है 785 पे, और टाटा टेक में 720 पे। देखिए, ट्रांस रेल में तो मैं सजेस्ट करूंगा आप होल्ड करिए। स्टॉक ट्रेंड में है, अच्छा रिटर्न्स भी दिया है, साइडवेज कंसोलिडेशन है। ऑब्वियसली मार्केट जब नहीं चलता है तो ये स्टॉक ऐसे है जो मैं बोलता हूँ कि कंसोलिडेशन में जाते हैं और फिर आपके पोर्टफोलियो में आपको दिखते होंगे एज अ बर्डन। पर ट्रांस रेल राइटिंग का अच्छा एक बॉटम है 690 700। पोस्ट आप देख चुके हैं। मेरे ख्याल से जब तक इसके ऊपर है वापस से ही अपने उच्चतम स्तर जो 700, मेरे ख्याल से 99, 799, 800 के आसपास है, वहां तक जा सकता है। तो फ्रांस रेल में तो बने रहिए। टाटा टेक में इनकी खरीदी कहाँ पर थी सुमित जी? 720 पे। हाँ, थोड़ा टाटा टाटा टेक ऐसा है, देखिए लाइमलाइट में आता है एक बार, 10-12% की तेजी आती है, फिर स्टॉक चलता है। पर इसमें अभी भी साइडवेज मोमेंटम है। आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए, सिमिलर पैटर्न है। आईपीओ के बाद एकदम बेरिश आई है, बिकवाली आई है और साइडवेज हुए हैं। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से टाटा टेक साइडवेज ही रहेगा। पर आप इसमें एक स्टॉप लॉस लगाइए 650 का, क्योंकि 650 के नीचे जाता है तो फिर उसमें वही 605 610 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो इतना लंबा होल्ड करना एक लॉस मेकिंग शेयर को, इससे अच्छा मैंने आपको आरबीएल बैंक दिया है जो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एसबीआईएन है पीएसयू बैंक में, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें एक स्टॉप लॉस लगाइए 650 का। उसके नीचे और इसमें थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है, जो उसका बॉटम है 600 तक। तो एक राय आपको टाटा टेक के लिए भी दी गई है और एक राय ट्रांसरेल के लिए भी ली गई है। इन दोनों को आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ नाथ साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास विमता लैब है 807 रुपये के दाम पे, और मैक्स हेल्थ भी है 1240 पे। मैक्स पे आपने अभी राय भी दी थी, लेकिन इनका सवाल ये है कि कहाँ पर इनमें एवरेज करें दोनों में। तो आप क्या राय रखते हो? विमता लैब भी बढ़िया चला है और मैक्स भी बढ़िया चला है, सो एवरेज कहाँ करना चाहिए? विमता में बता दूं अच्छा चल रहा है। मेरे ख्याल से इसमें अगर इनका एवरेज करना है तो 580 से 600, जो मुझे लगता है काफी दूर के लेवल है। बट ऑन अ सेफर साइड में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि एवरेज करना एक तरह से अपनी कैपिटल कमिट करने वाली बात होती है एग्जिस्टिंग होल्डिंग में। दूसरा स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, पर आप एग्जिस्टिंग में ही एवरेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपका नजरिया लंबा है। ऑन अ सेफर साइड में आपको 580 का एक लेवल दूंगा। वहां पर आप विमता लैब्स में एवरेज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो काफी अच्छा भी है, अप ट्रेंड में स्टॉक आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से और आउट परफॉर्मिंग करेगा मार्केट को, एक बार मार्केट थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में है। दूसरा, इन्होंने मैक्स हेल्थ की बात करी, मैंने जैसे बताया 1060 से 1050 के ऐसे लेवल है जहां पर मुझे लगता है कि एक शॉर्ट से मिड टर्म बॉटम बनना चाहिए। मध्यम अवधि में मुझे लगता है 1050 के आसपास मैक्स हेल्थ स्टेबलाइज होना चाहिए और वापस अपना जो अप ट्रेंड है कंटिन्यू करेगा। 1050 से 1060 के आसपास आप मैक्स हेल्थ में भी एवरेज कर सकते ओके। तो मैक्स को भी और विमता पे भी आपको राय दी गई है। नाथ साहब, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दीपक तोमर साहब के पास पड़े हैं टीसीएस के शेयर, और 400 शेयर हैं, और वो 3000 के दाम पे खरीदारी है। लेकिन एक ही कंसर्न है कि ये छोटी अवधि के लिए है। आप क्या करें? सुमित जी, स्टॉक का नाम क्या बताया आपने? टीसीएस। टीसीएस के 400 शेयर 3000 के दाम पे। देखिए, जब तक के ट्रम्प साहब रहेंगे और उनकी पॉलिसीज आती रहेगी, हर हफ्ते कुछ ना कुछ डिसीजन आते रहेगा, तब तक के थोड़ा सा आईटी स्पेस में प्रॉब्लम रहेगी। अभी H1B वीजा का आया है, उसके बाद वो टैक्स लगा रहे हैं आउटसोर्सिंग पे, और वो टैक्स भी 25 से 30% रहता है। आईटी इंडस्ट्री के लिए पिछले 8 महीने काफी आप बोल सकते हैं कि
बेरिश रहे या मतलब आप बोल सकते हैं काफी न्यूज इवेंट्स उन्होंने अब्जॉर्व करा है और अभी और करेंगे। ये तो अभी मेरे ख्याल से एक साल ही हुआ है, आने वाले समय भी और होगा जब तक थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं बनता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आप बोल सकते हैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती हो, तब तो हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत एक बुलिश मोमेंटम बनेगा। टीसीएस इनकी खरीदी बहुत ऊपर है मेरे ख्याल से, और एक बार ये 2850 का लेवल टूटता है तो और इसमें थोड़ी सी बेरिशनेस आती है, क्योंकि अभी फिलहाल सेक्टर न्यूज ड्रिवन है। हाँ, एक बार इसको और आप बोल सकते हैं 2600 से 2500 का ऐसा लेवल है जहां पर मुझे लगता है काफी लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट है। तो आप थोड़ा सा नजरिया लंबा रखें अगर आपको होल्ड करना है टीसीएस। और फिलहाल अगर आपको एक शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस दूं तो 2809 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, इसके नीचे मुझे लगता है कि और थोड़ी सी गिरावट इसमें बढ़ सकती है 2500 लेवल के लिए। तो अगर ये 2800 के नीचे जाता है तो 2500 के जोन्स खुल सकते हैं, ये आपको एक राय दी गई है। लेकिन जोन जो बेटर आपको बताए गए हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस साथ ही भी काम करिए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये सब कुछ नज़रिया छोटी अवधि के लिए है। अब एक के पुरवाल साहब का सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं क्राइजैक हाल की ही लिस्टिंग है, बहुत तो डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर कोई राय रखते हो क्या आप? अभी शॉर्ट टर्म में देखिए आईपीओ के बाद अच्छा परफॉर्म करा। आईपीओ के बाद दो ही सिनारियो होते हैं देखिए एक स्टॉक में, या तो एकदम निवेशक प्रीमियम लिस्टिंग हो और निकल जाते हैं जैसे हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखा, टाटा टेक में देखा। और एक होता है कि मोमेंटम बने रहता है निचले स्तरों पे खरीद। राइजेक के साथ जो भी अवेलेबल डेटा उसमें इतना बता दूं कि इसमें फिलहाल निवेशक निकल तो रहे क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट, क्योंकि जब लिस्ट हुआ था उसके बाद थोड़ी तेजी बनी थी और स्टॉक चला भी अच्छा था ऑलमोस्ट 280 290 से स्टॉक में एक 380 ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिटर्न था। तो इसमें मुझे लगता है साइडवेज मोमेंटम बने रहेगा। 293 का एक अच्छा सपोर्ट है। ऑन सेफर साइड उसके 1% नीचे का स्टॉप लॉस लगाए तो बेहतर रहेगा। 290 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रह सकते हैं। तो आपके लिए एक राय यहाँ पे रखी गई है क्राइजैक के लिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि अभी नई लिस्टिंग है, सो बहुत कुछ इसमें होगा, एंकर बुक आएगी, नंबर्स आएंगे और वो सब कुछ होगा, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा। ट्राइडेंट पे शेयर हैं 39 के दाम पे खरीदारी कर रखी है दिलीप जी ने, 3 साल हो चुके हैं, अभी क्या करें इसमें? देखिए 3 साल तो ऑलरेडी इन्होंने होल्ड कर रखा है और ये ऊपर के स्तर से इन्होंने खरीदी करी है, लेकिन स्टॉक 2022 से साइडवेज ही है। मुझे लगता है स्टॉक वापस से नीचे के 27.10 और 27.10 अगर तोड़ता है तो 25.90 यहाँ तक के जा सकता है। और जब मार्केट में एक ओवरऑल बेयर सेंटिमेंट हो, ये जो स्टॉक इतने सालों से साइडवेज रहे उनमें और बिकवाली थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं इनको स्टॉप लॉस दूंगा 27.10 का। अगर ये ट्रिगर होता है तो निकले, आपने 3 साल होल्ड कराओ, 3 साल में वेल्थ नहीं बनी। आप ये बात देखिए, आपने 3 साल में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो काफी बढ़ गई है। आपने 3 साल में अगर होल्ड करा है तो अपना कैपिटल लगाया है तो थोड़ा बहुत तो रिटर्न बनना चाहिए। और 3 साल में मार्केट ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, ये तो अभी साइडवेज हुआ है। 27.10 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर ट्रिगर होता है तो इसमें से एग्जिट करे तो बेटर रहे। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। शिवकांत ओझा साहब के पास तालब्रॉस ऑटो के शेयर हैं, 310 रुपए के दाम पे लिए हुए हैं, नजरिया सिर्फ 1 महीने का है, क्या करना चाहिए? देखिए 1 महीने का नजरिया है, शॉर्ट टर्म है, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस दूंगा। 310 पे खरीदी है, 285 का स्टॉप लॉस लगाए। 285 का स्टॉप लॉस आप ट्रेलिंग रखें। ऊपर में 323 ये रेजिस्टेंस है। 323 का स्तर टूटता है तो हम इसमें थोड़ी तेजी देख सकते हैं, फ्रेश मोमेंटम देख सकते हैं। 323 के ऊपर 347 के टारगेट है, तो बने रहिए। 285 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 285 का एक स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। कंपनी अच्छी है बट नज़रिया आपका थोड़ा ज़्यादा छोटा है, तो उसको भी आप एक बार नज़र रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है जयशिव साहब का, आपके प्रशंसक भी हैं, पूछ रहे हैं कि आईटीसी होटल और लेमन ट्री ये दोनों नए निवेश के लिए कैसा है, और नया निवेश किया जाए तो कहाँ किया जाए? देखिए मैं आपको आईटीसी होटल और लेमन ट्री दोनों में बताता हूँ, पर अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करूँ तो मुझे लगता है लेमन ट्री काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से 100 रुपए के आसपास ये स्टॉक में काफी एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था और तब से ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। फिलहाल साइडवेज है। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो मेरे ख्याल से करंट लेवल्स 160 से 165 का जोन पकड़िए, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है लेमन ट्री में जो अप ट्रेंड है
और कंटिन्यू रहेगा, ऊपर में वापस स्टॉक अपना जो उच्च स्तर है 181 के आसपास, वो वापस से छुएगा। तो लेमन ट्री में तो मैं बुलिश हूँ। आईटीसी होटल्स की बात करिए तो आईटीसी होटल्स काफी अच्छा ट्रेंड था, अभी इसमें एक गिरावट आई है और एक डबल टॉप फॉर्मेशन है। आईटीसी होटल्स मुझे लगता है एक साइडवेज कंसोलिडेशन होगा। इसमें अगर निवेश करना है तो 211 से 210, ये ऐसे लेवल्स है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। दोनों में अगर कंपेयर करूं तो लेमन ट्री पे मैं थोड़ा सा ज्यादा बुलिश रहूंगा। तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन लेमन ट्री की है दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो। और यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है, आज लेमन ट्री में एक एमडी के रीअपॉइंटमेंट की खबर भी आई थी, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक सवाल आया है एसबीआई के ऊपर, भरत साहब का सवाल है, 136 शेयर हैं 826 रुपए के दाम पर, यहाँ पर क्या करना चाहिए? डेफिनेटली बने रहिए, आपका नजरिया शॉर्ट टर्म भी हो या मिड टर्म भी हो। आप एक ट्रेल कर लीजिए, 850 का ऐसा स्तर है, काफी अच्छा सपोर्ट है जैसे मैंने अभी बताया। मुझे लगता है कि एसबीआई कंटिन्यू करेगा अप ट्रेंड, 890 से 900 रुपए तक के स्तर इसको आने वाले महीनों में देख सकते हैं। ओके, तो एसबीआई मतलब पॉसिबिलिटी है कि 1000 रुपए की एसबीआई में? हाँ इजीली, देखिए जब हम नजरिया थोड़ा सा अपने आप को टाइम बे के हिसाब से कंस्ट्रेंट ना करें, तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इसमें पॉसिबिलिटी जो कंसोलिडेशन, ऑब्वियसली एक साल के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में मोमेंटम आया है। भले ही मार्केट में थोड़ा बहुत साइडवेज गिरावट हो, मार्केट साइडवेज रहे, ब्रेड्थ बेयरिश हो, पर ये ऐसा स्टॉक है जो बेयरिश मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है और अपने उच्चतम स्तर ऑलमोस्ट आज दिसंबर 2024 के स्तर के आसपास है। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि इसमें मोमेंटम है। मेरे ख्याल से 4 डिजिट हो जाएगा अगर कोई इसको उतना नजरिया दे, तो एक 20% का अपसाइड तो सामने से ही दिखता है। ओके, तो एसबीआई 4 डिजिट हो जाएगा, बट ऑब्वियसली आपको थोड़ा समय यहाँ पर देना पड़ेगा। इतना इजीली, इतने जल्दी यहाँ पर शायद हलचल ना आते हुए दिखाई पड़े, टाइम दीजिए इसको, ये कंपनी अच्छी है ऑब्वियसली। लव साहू साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयर हैं, करीब करीब 411 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और रूट मोबाइल है 930 रुपए के दाम पर। इन दोनों में क्या करना चाहिए? अब अभी तो इनको फिलहाल नुकसान सा हो रहा है। देखिए राउट मोबाइल तो मेरे ख्याल से और नीचे जाएगा। ये स्टॉक अपने सबसे निचले स्तर पर है जो आईपीओ का बेस है। जब सब स्तर इतने तोड़ चुका है तो वापस से 630 650 के स्तर जाएगा। तो रूट मोबाइल में अगर है तो एग्जिट करें, और अगर फ्रेश पर्सपेक्टिव है तो वो भी बेयरिश ही रहेगा। दूसरा, इन्होंने सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करी, खरीदी इनकी थोड़ी ऊपर है, पर वही मेरे ख्याल से इसमें भी अभी एक बेयरिशनेस बनी रहेगी। 333 का स्तर है शॉर्ट टर्म में, अच्छा सपोर्ट है। वो तोड़ता है तो इसमें और 305 310 तक की गिरावट होगी। तो अगर एक स्टॉप लॉस दूं तो 330 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा बेयरिश है और आने वाले समय में इसमें थोड़ी बिकवाली का प्रेशर रह सकता तो रूट मोबाइल और साथ साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर को लेकर भी एक राय सुनी। एक सवाल आया है साईं प्रवीण साहब का, इन्होंने आईडीबीआई बैंक ले रखा है 81 रुपए के दाम पर, आप क्या राय रखते हो उसमें? देखिए आईडीबीआई ऐसा है, मैं काफी टाइम से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। ये स्टॉक ने कभी आउट परफॉर्म नहीं करा है पिछली इतनी बुल्स मार्केट में। दूसरी बात, स्टॉक हमेशा न्यूज में रहता है ड्यू टू इट्स, आप बोल सकते हैं कि कभी कोई बैंक हो सकता है इसको ले ले, कभी कोई दूसरा बैंक हो सकता है ले ले। स्टॉक एकदम तेजी आती है, वापस से नीचे आ जाता है। जब जब स्टॉक 3 डिजिट में ट्रेड करा है, स्टॉक में अच्छी खासी आप बोल सकते हैं बिकवाली आती है। तो इनकी खरीदी, इनका व्यू आई होप थोड़ा लंबा ही हो, पर मुझे नहीं लगता जो स्टॉक 2013 2014 के स्तर पे ट्रेड कर रहा है, इतने एक 10 12 साल के ट्रेंड में, जब हमने मार्केट में हाईज लोज और बनते हुए देखे, उसी दौरान निफ्टी हमने 4538 से आज 24,000 देख ली, बैंक निफ्टी हमने देख ली अच्छी खासी। आईडीबीआई मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जिसको अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। हाँ 117 115 का जोन तोड़ता है तो फिर इसमें थोड़ी बहुत तेजी बन सकती है, पर स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है पोर्टफोलियो। तो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है कि यहाँ आप बने रहें, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में शायद बहुत मूव नहीं आएगा, वैसे भी स्लो मूवर है तो उसका भी ज़रा ध्यान रखिएगा। एक सवाल आया है एचयूएल के ऊपर, 1936 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, और एशियन पेंट 1920 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। दोनों ही हैं तो इनकी खरीदारी नीचे के लेवल पे, लेकिन दोनों के नंबर्स ढीले हैं, क्या किया जाए अभी? देखिए
HUL पहले बता दूं, HUL थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा, ऑब्वियसली इनकी खरीदारी नीचे का उस पे है। और पिछले 2 से 3 सालों में HUL थोड़ा साइडवेज रहा है। ये स्टॉक की आप बोल सकते हैं खासियत ये है कि ये जब चलना शुरू होते हैं तो विद इन अ ईयर और टू ये काफी अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न देते हैं और फिर एक कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, और 2 से 3 साल अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है। आपने काफी कुछ जो वर्स है या फिर पेशेंस है वो तो रखा हुआ है, बने रहिए। मेरे ख्याल से HUL में अच्छी तेजी एक बार बनेगी, स्टॉक 2800 के ऊपर सस्टेन करता है, HUL में हम बोल सकते हैं कि एक तेजी बन सकती है, और आपकी खरीदी भी नीचे भाव में है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ज्यादा इसको परेशान करने की जरूरत नहीं है इस पोजीशन को। एशियन पेंट्स की जहां तक की बात करें तो एशियन पेंट्स में जो स्ट्रक्चर है, चार्ट स्ट्रक्चर वो थोड़ा खराब है। स्टॉक ने अच्छी एक रैली एंजॉय करी है, पर ये इतने साल के कंसोलिडेशन में जहां HUL सस्टेन कर रहा है, ये स्टॉक ने डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट किया है, और वो बने रहेगा मेरे ख्याल से। एशियन पेंट्स में वापस से 2200 तक की लेवल देखने को मिल सकती है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू बने तो बिल्कुल डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है, और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एशियन पेंट में थोड़ी और गिरावट आ सकती तो लॉन्ग टर्म व्यू तो बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, सो उसको भी ध्यान रखिएगा। राहुल ललवानी साहब पूछ रहे हैं कि सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी कर सकते हैं क्या? 1 साल का नज़रिया है और 20% की एक एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखी है, क्या सही दाम है? है। हाँ, इनकी खरीदी किस भाव पे है? नहीं, इन्होंने खरीदा नहीं है, खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम तो आप बोल सकते हैं बन चुका है, देख चुका है। अभी जो टॉप बना है हम इसको बोल सकते हैं क्लाइमेट तरह का टॉप है, जहां पर काफी कुछ निवेशक फंसे होंगे, जिस तरह से 1500 से जो बिकवाली आई है। अभी स्टॉक आज भी देखें तो अपने 1 से 1.5 साल के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें अगर निवेश करना है तो 687 से 690 का स्तर ऐसा है जहां पर आप इसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं, पर जब ये आएगा उस लेवल पर तो हम फिर से स्टडी कर सकते हैं स्टॉक में कितनी वीकनेस है। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल और इसमें करेक्शन है, तो आप वेट करिए, नीचे के स्तर आपको देखने को मिल सकते तो अभी आप वेट करिए, नीचे के लेवल शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आकांश महाजन साहब पूछ रहे हैं कि NSDL इन्हें IPO का मिला था 800 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करें या बने रहें? हैं। NSDL देखिए, इतने पोर्टफोलियोज आते हैं, CDSL NSDL ऐसे हैं जो जिनमें निवेशकों का रुझान यूजुअली लॉन्ग टर्म रहता है, क्योंकि अपने आप में जब हम डेटा की बात करते हैं तो ये कंपनीज और मार्केट की बात करते हैं तो होल्ड करती है उसमें, आप बोल सकते हैं मार्केट शेयर, तो होल्ड करिए। देखिए, प्रॉफिट बुक आपको करना है तो 1100 स्तर के नीचे अगर जाए, 50%, 40% ऐसा आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स उसमें करिए। और मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगा कि ये स्टॉक आप रखिए। काफी कुछ मैंने जो CDSL का अगर देखा है तो वो स्टॉक पोर्टफोलियोज में ऐसा है कि आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा गेन मतलब कंट्रीब्यूट करा है पोर्टफोलियो के रिटर्न्स में, अगर लंबी अवधि में रखा है तो। सेम थिंग इज विद NSDL, अभी शॉर्ट टर्म में गिरावट है, पर मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म रखे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको बुक करना भी है तो 1170 का मैंने स्टॉप लॉस दिया है। तो NSDL के लिए आपको एक स्टॉप लॉस बताया गया, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। संजीव कुमार साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, GE शिपिंग और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है क्योंकि गवर्नमेंट का पुश है शिपिंग स्पेस को लेकर। अगर कोई स्टॉक चुनना हो इन दोनों में से तो किसको चुनेंगे आप? हाँ, एक तो आपने जी शिपिंग बताया और दूसरा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI। देखिए, जी शिपिंग मैं बोल सकता हूँ कि काफी कुछ एक रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल स्टॉक में जो एक आप बोल सकते हैं गिरावट आई थी, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1400 के स्तर से एक जो करेक्शन देखा है, जो ड्यू भी था। हम ऐसा नहीं बोलते कि वो मतलब स्टॉक खराब हो गया या कंपनी के फंडामेंटल, मेरे ख्याल से ये करेक्शन ड्यू था। आप देखिए स्टॉक ने अच्छा, तो जी शिपिंग मुझे लगता है कि अच्छा बेस फॉर्मेशन कर रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है, 930 से 940 के आसपास अच्छा उसमें एक सपोर्ट है। तो जी शिपिंग में आप वो लेवल पर देख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। ऑब्वियसली कंसोलिडेशन या आप बोल सकते हैं जो बेरिश ट्रेंड है वो खत्म हो गया है, कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मेरे ख्याल से जी शिपिंग पे मैं बुलिश रहूंगा। दूसरा, आपने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करी है। देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्ट हुआ, रिगेन करा, ब्रेकआउट दिया, और इसमें 240 का एक स्तर थोड़ा सा ऐसा है जो इसको तोड़ना चाहिए। 240 के बाद स्टॉक में कोई रेजिस्टेंस नहीं है,
तो अगर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात, तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। 240 का अगर स्तर टूटता है तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपके रडार पे होना चाहिए। उसके बाद स्टॉक में जो सीधा एक रेजिस्टेंस बनता है वो 20% 25% के बाद है, और वो आता है अराउंड 290। दोनों पे मैं बुलिश हूँ। जी शिपिंग पे थोड़ा सा आप नीचे के स्तर पे बाय करें तो जाता है। एससीआई आप 240 के ऊपर ब्रेकआउट करें तो अच्छा। तो एस सी आई 240 के ऊपर और जी शिपिंग नीचे, यहाँ खरीदारी करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। गुंजन जी का एक सवाल आया है, आपके प्रशंसक हैं, फ़ैन हैं, पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रेवनकोर फैक्ट 1000 रुपये पर और IOL केमिकल 117 रुपये पर खरीद रखा है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए फैक्ट तो काफी कुछ मैं पहले भी इसको कवर करा हमारे वार्तालाप में। ये स्टॉक आया भी था, तब इसमें स्टॉक में एक तेजी बन रही थी 900 के आसपास, और ब्रेकआउट भी दे रहा था। अभी भी स्टॉक अच्छा है। निचले स्तर से जो फैक्ट में तेजी आती है वो काफी देखने लायक है। स्टॉक 5 से 6 दिन गिरावट देता है, और देन सडनली 1 से 2 दिन में 10 से 15% की तेजी दिखाता है। फैक्ट मेरे ख्याल से 919 और 925 ये ऐसे जोन है जहां से अच्छी तेजी देखने को मिली है। रेंज में है तो अपसाइड रेंज का टारगेट आता है 1050। तो यहाँ से वो कम से कम 10% का एक रिटर्न है 1050 के। करता है, तो मेरे ख्याल से इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है 1146 तक। फैक्ट के अलावा दूसरा कौन सा आपने बोला था? एक फैक्ट और दूसरा IOL केमिकल। आईओएल कैपिटल नहीं अच्छा है। आईओएल केमिकल भी देखिए, जिसमें हम एक तरह से बोल सकते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो जो ये एक रेजिस्टेंस स्टॉक में 3 से 4 साल थे, वो स्तर है 108 से 101 का। स्टॉक वहीं कहीं ट्रेड कर रहा भी है, तो रिटेस्ट बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भी अच्छा है। 103 के आसपास चल रहा है। 103 से स्टॉक की एक रेंज पकड़ लीजिए, नीचे में एक 94 का स्टॉप लॉस बनता है। मेरे ख्याल से आईओएल केमिकल में भी से भी आईओएल केमिकल में यहाँ से 140 से 135 स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो IOL केमिकल भी ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। रीना परमार जी पूछ रही हैं कि LT फूड्स इन्होंने 477 रुपये के दाम पे खरीद रखा है, इसको होल्ड करें या निकल जाए? अरे इनका खरीदी जो है वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट देखिए आप 15% तो नीचे ही है, और नीचे में मेरे ख्याल से सपोर्ट 393 तक जाता है। आपने इतना होल्ड करा है, आप एक काम करिए 390 का स्टॉप लॉस लगा। अगर वो टूटता है तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक में फिर 340 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। 409 रुपये आ रहा है और 393 अच्छा सपोर्ट है। 390 का ऑन सेफ साइड स्टॉप लॉस लगाइए। वहां से मुझे लगता है एक बार इसमें थोड़ी सी तेजी बननी चाहिए वापस से इसमें 440 के स्तर, तो वहां कहीं आप एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक को 390 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है LT फूड्स के रेफरेंस में भी। एक सवाल आया है लोटस डेवलपर पर, रौनक रौनक शर्मा साहब का। ये हाल की ही लिस्टिंग है, 202 पे इन्होंने खरीदारी की है, अभी तो इनको लॉस हो रहा है, अब क्या करा जाए? देखिए साइडवेज ही रहेगा। लिस्टिंग के समय गेन अच्छा हुआ और स्टॉक ने वो गेन काफी कुछ आप कर सकते हैं वाइप कर दी है, और वापस से उसी स्तर आईपीओ के प्राइस का है, फिर तेजी बनी। पर मेरे ख्याल से आप इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 202 पे आपकी खरीदी, 188 का स्टॉप लॉस लगाइए। उसके नीचे अगर जाएगा तो मेरे ख्याल से वापस से 178 के लेवल छू सकता है। 188 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ओके, तो आपको राय लोटस डेवलपर के रेफरेंस में भी दी गई है। विजय कुमार साहब के पास फिनोलेक्स पाइप की एक कॉल की बात कर रहे हैं, 218 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, अभी नीचे आ गया है, क्या किया जाए इसमें? हाँ देखिए फिल्म पाइप का चार्ट स्ट्रक्चर तो बेरिश है। आपकी कॉल ऊपर 218 का स्तर की है, स्टॉक 206 चल रहा है। आज 29 सितंबर है। मेरे ख्याल से इसमें इतना बुलिश व्यू तो नहीं है, क्योंकि स्टॉक में अभी भी मुझे लगता है एक बार 203 का स्तर टूटता है तो नीचे 195 से 196 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो मैं इनको बोलूंगा कि आप इसमें से एग्जिट करें तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो आप इसमें से एग्जिट कर जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सवाल आया है राजीव मोहन शर्मा साहब का, ये पूछ रहे हैं कि डिक्सन टेक कहाँ पर लेना चाहिए, और क्या कल की एक्सपायरी एक बेहतर दिन होगा बाजार में कुछ भी लॉन्ग करने के लिए, या आज ही लॉन्ग करें? नहीं मेरे ख्याल से फिलहाल तो आप मैं बाजार का एक वो पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। देखिए दो तरीके होते हैं एक्सपायरी पे, पर कल की एक्सपायरी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बहुत आउट ऑफ द ब्लू हमको एक वोलेटिलिटी वाला मूव मिल सकता है।
मुझे लगता है कि मार्केट में एक बार नीचे के स्तर 24,450 से 24,500 आएंगे। फिलहाल लॉन्ग करने की तो सलाह नहीं दूंगा मैं, मुझे लगता है कि बेरिश नोट पर ही मार्केट को रहना चाहिए। दूसरा, डिक्सन टेक का अगर हम चार्ट देखें तो जो गिरावट है वो स्टॉक में बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्टॉक अच्छा चला है, नो नो डाउट। पर 2024 से इसमें जो 2025 से जो एक करेक्शन स्टार्ट हुआ है, उसमें आप देखिए गिरावट की जो लूजिंग डेज है, एवरेज लूजिंग डेज, उस समय जो प्रतिशत निकल के आता है वो काफी, अभी भी स्टॉक 2 दिन से डाउन ही है। मेरे ख्याल से डिक्सन टेक अगर आपको खरीदना भी है तो ये जो ओवरऑल एक रेंज बनी है पिछले 1 से 1.5 साल में, नीचे में 13,500 से 13,400, ये रेंज पे आप खरीदेंगे तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। तो आपको एक रेंज दी गई है, आप उसके अराउंड खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रणनीति यहाँ पे बनेगी। एक सवाल ट्रिकी है, लवलेश सर ज़रा ध्यान से सुनिएगा। संजीव कुमार साहब ने पूछा है कि कोई ऐसा माइक्रो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक बताइए जिसमें 3 से 4 गुना की स्टोरी हो और 5 साल प्लस उसे होल्ड कर पाए। है क्या कोई जहन में ऐसा? देखिए 3 से 5 साल आप जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बन जाता है। एक बुलिश रैली मार्केट में आती है और वो बुलिश रैली में हमको आप बोल सकते हैं कि अ, एक बुल ट्रेंड मिल जाता है। लेकिन बुल ट्रेंड में हमेशा याद रखिएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो होता है, स्मॉल कैप सबसे लेट पार्टिसिपेंट रहता है। और स्मॉल कैप की बात करूं तो एक स्टॉक मैं आपको बताऊं, नवीन फ्लोरिन करके है। काफी अच्छा स्टॉक, स्टॉक का स्ट्रक्चर भी है, चार्ट भी है। नवीन फ्लोरिन ऐसा रहा है जिसको मैंने पर्सनली देखा है 2011-12 से जो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, तब 3 डिजिट में ट्रेड करता था। स्टॉक ने मल्टीपल न्यू हाई बनाए, 4 डिजिट में गया और अभी भी वो सस्टेन कर रहा है। मेरे ख्याल से नवीन फ्लोरिन एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप 4,100 से 4,070 के आसपास ले सकते हैं। ये स्टॉक मुझे लगता है कि अभी जो कंसोलिडेशन है ड्यू था स्टॉक ने, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और मेरे ख्याल से नवीन फ्लोरिन ऐसा है जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते लवलेश सर, 99% इनके जहन में ये बात आई होगी कि 4,000 रुपये का शेयर 2 से 3 गुना कैसे हो जाएगा, और ये स्मॉल कैप किस एंगल से हुआ, क्योंकि ये तो 4,000 का शेयर है। सो इस पर भी आप ज़रा कुछ क्लैरिटी दे दो। हैं। देखिए मेरे ख्याल से नंबर्स जो है थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल बायस डालते हैं। प्राइस जो है साइकोलॉजिकल बायस इसलिए डालता है क्योंकि जब हम सस्ते की बात करते हैं तो लोग प्राइस के टर्म्स में देखते हैं कि आइडिया हुआ, दूसरे छोटे मझोले शेयर हुए, यूनिटेक जैसा स्टॉक हुआ, पर ये स्टॉक ने कभी रिटर्न नहीं दी। और अगर ये आप 4-5 साल देखें, हाइंडसाइड बायस है यहाँ पे, पर ये अंडर परफॉर्म करेंगे। मेरे ख्याल से एक सिंपल जो रणनीति प्राइस के माध्यम से मैं आपको समझाऊं तो जितना अच्छा स्टॉक रहेगा उतना महंगा ही रहेगा, हमेशा उसके साथ एक वैल्यू अटैच रहेगी। ये पर्टिकुलर नवीन फ्लोरिंग को 2015-16 से ही अगर आप देखें, मैंने तो 2011-12 में जब आया था मार्केट में नया तो मैंने इनिशियल कवरेज देखा था इसका, रिपोर्ट्स और नंबर देखे थे। पर 2015 के बाद जो स्टॉक चलना शुरू हुआ है, और आपने 5 साल कहा है, 3 से 5 साल, तो 2015 से आप देखिए 150 रुपए से स्टॉक कब 1,100 रुपये हो गया पता भी नहीं चला। उसमें भी साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट बेयरिश हुआ, मार्केट करेक्ट भी हुआ, 2020 में मार्केट करेक्ट हुआ। पर वो आप ऐसा ना सोचे कि स्मॉल कैप में सस्ता मिलेगा। स्मॉल कैप में भी अगर कंपनी अच्छी है तो हो सकता है वो 4 डिजिट 5 डिजिट में भी ट्रेड कर रहा हो। तो भाव मत देखिए, वैल्यू देखिए, यही इस पूरी बात का जिस्ट है। आप भाव देखेंगे स्मॉल कैप ढूंढने के लिए तो आपको शायद लगेगा कि बहुत छोटा भाव है, लेकिन वोडाफोन कोई छोटी कंपनी नहीं है, मार्केट कैप में शायद नवीन फ्लोरिन से बड़ी होगी, तो उसको भी आप एक बार को देख लीजिएगा।